नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद आपका हिंदी ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मोहन राकेश की कहानी परमात्मा का कुत्ता विषय को अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम इस विषय को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मोहन राकेश की कहानी परमात्मा का कुत्ता, उसकी परिचय हम देखते हैं। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी सन 1925 को हुआ। उनके पिता करमचंद भुगलानी एक वकील थे। जो मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? 8 जनवरी सन 1925 को हुआ और उनके पिताजी करमचंद भुगलानी क्या थे? वकील थे। 8 फरवरी सन 1941 को पिता की आकस्मिक मृत्यु हुई। सन 1952 में पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी की एमए की उपाधि मोहन राकेश जी ने परीक्षा की उत्तीर्ण की और सन 1947 में भारत विभाजन ने उनके परिवार को जमीन से उखाड़ फेंका। सन 1947 में भारत विभाजन में उनकी परिवार को जमीन से उखाड़ फेंका। अभी आगे देखते हैं दोस्तों। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनने के साथ साथ सन 1962 में सारिका का संपादन भारत ग्रहण किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बन जाने के बाद सन 1962 में एक सारिका संपादन के प्रकाश किन्होंने किया? मोहन राकेश जी ने किया। उनको शोध कर्म पर 1 लाख रुपए का नेहरू फेलोशिप पुरस्कार मिला। जो उनको रिसर्च करने में 1 लाख का फेलोशिप नेहरू पुरस्कार मिला मोहन राकेश जी को। उनकी पहली कहानी, मोहन राकेश की पहली कहानी है दोस्तों, सन 1944 को सरस्वती में प्रकाशित हुई। सन 1944 में सरस्वती में पहली कहानी मोहन प्रकाशित हुई। अभी दोस्तों, अभी हम इस विषय के संबंधित आते हैं। विषय का नाम है परमात्मा का कुत्ता। ये परमात्मा का कुत्ता का अर्थ है दोस्तों, जो भगवान का कुत्ता। मतलब इसमें एक व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, वो अपने जीवन में, पूरे जीवन में, अपने जीवन में वो संघर्ष से गुजर रहा था, संघर्ष से जूझ रहा था। उसका जो जमीन अपना नाम में नहीं हो पा रहा था, इसके लिए वो पुलिस थाने दफ्तर की चक्कर काट रहा था। 2 साल हो गए थे, लेकिन जो अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। वो रोज रोज दफ्तर दौड़ रहा था और वो बहुत परेशान था। लेकिन वो व्यक्ति कभी किसी के सामने झुकता नहीं था। वो कहता था, मैं भगवान का कुत्ता हूं, मैं भगवान के सामने ही झुकूंगा। मैं तुम सरकार के कुत्ते, मैं तुम सभी के सामने नहीं झुकूंगा, उसका कहना ये है। और इसी को बहुत अच्छे ढंग से सुंदर चरित्र चित्रण रूप में मोहन राकेश जी ने हम पाठकों के सामने रखते हैं और हमको इस विषय से संबंधित सीखकर अपने जीवन में आगे लगाना है, आगे अपने जीवन में व्यवहार करना है। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत से लोग यहाँ वहां सिर लटकाए बैठे थे, जैसे किसी का मातम करने आए हों। बैठा अर्जुन भी धड़ाधड़ अर्जियां टाइप कर रहा था। उनमें से एक दफ्तरी कागज पर लिखा अपनी ताजा गजल दोस्तों को सुना रहा था। एक दिन का बात है दोस्तों। बहुत से लोग, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ वहां सिर लटका कर बैठे हुए थे और अर्जुन बिस क्या कर रहा था? जो टाइप करता है, जो आप कचेरी कोर्ट में देखे होंगे, जो बैठा रहता है, जो टाइप करता है अर्जुन बिस, वो अर्जुन बिस एक कागज को लेकर वो धड़ाधड़ अपने टाइप करते जा रहा था। और उसी का एक दोस्त क्या कर रहा था? एक ताजा गजल सुना रहा था उसे। वो ताजा गजल उसे सुना रहा था और जो उसका दोस्त है वो सोच रहा था, ये ताजा गजल कोई 20वीं शताब्दी या कोई पुरानी पन्नों से फाड़ के उसे सुना रहा है। उसके बाद वो जरूर उसने समा या 20वीं सदी के किसी पुराने अंक में उड़ाई है। तो उसके दोस्त समझ रहा है, ये जरूर कहीं से इसने पुराने अंक से उड़ाई है और ये ताजा गजल हमें सुना रहा है। कमिश्नर साहब अपने कमरे में तशरीफ ले आए हैं। कुछ देर का वक्त रहा जिसमें
सुरजीत सिंह वलद गुरमीत सिंह की फाइल एक मेज से एक्शन के लिए दूसरी मेज पर पहुंच गई। कुछ समय बाद कमिश्नर साहब उनके दफ्तर में आ गए और उनके जो रूम में, उनके केबिन में बैठे हैं। बैठने के बाद कुछ समय बाद जो सुरजीत सिंह और गुरमीत सिंह वे अपने फाइल के एक मेज से दूसरे मेज को फाइल चली जा रही थी। इस कहानी में जो बूढ़ा व्यक्ति की संघर्षता के बारे में दर्शाया गया है दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। कमिश्नर साहब ने मेज पर रखे ढेर से कागजों पर एक साथ दस्तखत किए और पाइप सुलगाकर रीडर्स डाइजेस्ट का ताजा अंक बैग से निकाल लिया। यहाँ पे बताया जाता है दोस्तों, कमिश्नर साहब ने क्या किया, ढेरों फाइलें को उन्होंने दस्तखत किया और दस्तखत करने के बाद एक किताब है, वो किताब का नाम है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखेंगे, रीडर्स डाइजेस्ट। ये किताब को निकाल कर उन्होंने क्या करने लगे, पढ़ने लगे। उसके बाद लेटिशिया बालीड्रज का लेख की उसे इतालवी मर्दों से क्यों प्यार है वे पढ़ चुके थे। उसके बाद वो लेटिशिया बालीड्रज का उन्होंने एक लेख निकाला और उस लेख में जो मर्दों से क्यों प्यार है वो क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। उसके बाद उन्होंने पृष्ठ 111 खोलकर वे हृदय के नए ऑपरेशन का ब्यौरा पढ़ने लगे। उसके बाद पृष्ठ 111 निकालकर हृदय का ऑपरेशन क्या है, वो कैसा होता है, उसको कमिश्नर साहब पढ़ने लगे। तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। तभी अचानक दोस्तों क्या हुआ, एक बाहर से अचानक शोर सुनाई देने लगा। वो क्या हो रहा था ना, एक बूढ़ा अधेड़ आदमी था जिसने अपनी पगड़ी जमीन पर बिछा ली थी और हाथ पीछे करके तथा टांग फैलाकर उस पर बैठ गया था। एक बूढ़ा आदमी था, वो बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था, अपनी पगड़ी जो उसने अपने सर पे पगड़ी बांधी थी, वो पगड़ी को निकालकर जमीन पर बिछा दिया और उसके बाद वो क्या किया, अपने हाथ को पीछे करके और पैर को फैलाकर वो क्या किया, बैठ गया। एक स्त्री और एक जवान लड़की बैठी थी और उनके पास खड़ा एक दुबला सा लड़का पास की हर चीज को घूरती नजर से देख रहा था। यहाँ पे और कुछ पात्र हैं दोस्तों, देखेंगे। एक स्त्री थी, एक स्त्री मतलब जो बूढ़ा आदमी की एक विधवा भाभी थी और उसकी एक जवान लड़की थी, जो उसकी जो विधवा भाभी की एक बेटी थी और एक दुबला सा पतला सा एक लड़का था। वो क्या कर रहे थे, वो दुबला सा पतला सा लड़का हर चीजों को, आसपास की चीजों को वो क्या कर रहा था, घूर रहा था। उसके बाद दोस्तों बूढ़ा आदमी की आवाज इतनी ऊंची हो गई थी कि कंपाउंड के बाहर से भी बहुत से लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींच गया। सरकार वक्त ले रही है, 10-5 साल में सरकार फैसला करेगी कि अर्जी मंजूर होनी चाहिए या नहीं। जो उसके बाद जो बूढ़ा सा आदमी था, वो बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था, वो बूढ़ा आदमी कंपाउंड में पूरा चिल्ला रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि उसका जो फाइल था, उसका जो जमीन अपने नाम में अलर्ट नहीं हो रहा था। इसलिए वो रोज सरकारी दफ्तर, जो पुलिस थाने, उसका चक्कर काट रहा था। इससे वो परेशान हो गया। तो एक दिन उसी दिन उसने क्या किया, जो कंपाउंड में बहुत जोर से वो चिल्लाने लगा और वो ये बोलने लगा, तो 10-5 साल सरकार फैसला करेगी कि अर्जी मंजूर होगी या नहीं। तो वो क्या कह रहा है, जो हाँ ये 2 साल हो गया लेकिन ये अब तक फैसला नहीं हो रहा है, आज से कल, कल से परसों, ऐसी रोज गुजर रहा है। रोज एक बाबू दूसरे अधिकारी को फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। हाँ, ये सरकार 10-5 साल के बाद फैसला सुनाएगी, या अर्जी जो जमीन का, जो मेरे नाम में जो जमीन अलर्ट होना है, ये होगी या नहीं, ये 10-5 साल के बाद सरकार सुनाएगी। तो बूढ़ा आदमी ऐसे कहने लगा। उसके बाद 2 साल से अर्जी दे रखी है, बूढ़ा व्यक्ति अपनी जीवन
कि संघर्ष को कमिश्नर साहब के पास व्यक्त करता है। बूढ़ा व्यक्ति दफ्तर में अपनी जमीन की दरख्वास्त करने लगा। जो गड्ढा एलाट कर दिया है उसकी जगह दूसरी जमीन दो, मगर सालों से अर्जी यहाँ के 2 कमरे ही पार नहीं कर पाई। उसके बाद बूढ़ा आदमी जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी बूढ़ा आदमी को परेशान कर रहे थे। उसके बाद जैसे ये बूढ़ा आदमी बाहर शोर कर रहा था, बाहर चिल्ला रहा था, तो ये इसे सुनकर कमिश्नर साहब इस बूढ़ा व्यक्ति को बुलाने लगे और उन्होंने बताया, क्या बात है, क्यों तुम परेशान हो, क्यों तुम इतना बाहर शोर शराबा कर रहे हो। तो वो बूढ़ा व्यक्ति ये बताने लगा, जो इतने सालों से मेरा जो नाम में जो जमीन एलाट करना है वो एलाट ये साहब नहीं कर रहे हैं। आज से कल, कल से परसों ऐसे कर रहे हैं, और भले ही ये 100 मरले का गड्ढा आप 50 मरले का गड्ढा मुझे 50 मरले का जमीन मुझे दे दो। ये बात वे कमिश्नर साहब के सामने रखने लगा। उसके बाद अर्जी को इस मेज से उस मेज में जाने को वक्त लगता है। बूढ़ा आदमी अपने जीवन की पीड़ा को दर्शाया गया है। जो रोज आ रहा था, रोज बूढ़ा आदमी वो पुलिस थाने के चक्कर काट रहा था, और वो आज से कल, कल से परसों उसे आ रहा था, रोज आ रहा था, रोज परेशान कर रहे थे ये बाकी अधिकारी। क्योंकि दोस्तों आपको ये बात अच्छी तरीके से आपने देखा होगा और अपने आसपास और सरकारी दफ्तर वगैरह में आपने देखा होगा, तो आजकल जो जमाना क्या हो गया है, एक रिश्वतखोर का जमाना हो चुका है। हर चीजों में इन्हें रिश्वत चाहिए। कोई भी काम करना है रिश्वत चाहिए, नौकरी करना है तो इन्हें रिश्वत चाहिए। हर छोटी सी छोटी चीजों के लिए इन्हें, हर काम करने में इन्हें रिश्वत चाहिए। तो इस कहानी में मोहन राकेश ने बहुत एक सुंदर ढंग से ये बताया है, जो एक बूढ़ा आदमी अपना हक के लिए हमेशा आवाज उठाता रहा, चाहे उसको जितना भी परेशानी लोग कर रहे थे, ये अधिकारी जितना भी परेशानी करने के बाद ये हार नहीं मान रहा था और ये अपने हक के लिए आवाज उठा रहा था। और अंत में इसने आवाज उठाया और अपने हक के लिए उसका अपना हक मिला और वो कामयाबी हासिल उसने की। तो हमें जीवन में कभी किसी के नीचे सर झुकाकर नहीं रहना है। हमें अपने हक के लिए आवाज उठाना है और हमें किसी को रिश्वत नहीं देना है, अपना हक के लिए लड़ना है। उसके बाद आगे दोस्तों हम देखेंगे, इस कहानी में एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार के आदमी के विषय को दर्शाया गया है। बूढ़ा आदमी अपने हक के लिए आवाज उठाकर स्वयं अपने अधिकार के लिए लड़ता है। जीवन की परिस्थिति को दर्शाया गया है। इस कहानी में एक मध्यवर्गीय, एक मिडिल क्लास परिवार के बारे में बताया गया है, जो एक बूढ़ा आदमी की संघर्षता के बारे में दर्शाया गया है। वो अपने हक के लिए कैसे आवाज उठाता है, चाहे जितने अधिकारी उसे दबाने के लिए कोशिश करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन वो क्या करता है दोस्तों, डरता नहीं और दबता नहीं। वो अपने हक के लिए लड़ता रहता है और आवाज उठाता है और आगे जाकर वो अपने हक को हासिल करता है। उसके बाद दोस्तों हम आगे देखेंगे, बूढ़ा आदमी का कथन है कि 7 साल के संघर्ष अथवा भूखमरी के बाद ये कुत्तों ने 100 मरले का गड्ढा इन्होंने दे दी है। उसमें क्या मैं बाप दादों की अस्थियां गाड़ूंगा। अर्जी दी थी कि मुझे 100 मरले की जगह 50 मरले दे दो, लेकिन जमीन तो दो। उसके बाद दोस्तों जो बूढ़ा आदमी वो क्या कह रहा है, बूढ़ा आदमी ये बता रहा है, जो मैं 7 साल से संघर्ष कर रहा हूं और भूखमरी खाने के लिए तरस रहा हूं, भूखमरी है, लेकिन मैं रोज रोज इनके दफ्तर, इनके अधिकारी के पास जाता हूं और ये आज कल परसों ऐसे ही रोज रोज टाल देते हैं और ऐसे करके
7 साल गुजर चुके थे, लेकिन ये अभी तक मेरा जो जमीन है मेरे नाम में अलर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं इन्हें बताया जो 100 मरले का गड्ढा तुम रख लो, लेकिन 50 मरले का गड्ढा वो जमीन तो मुझे दे दो। मैं यदि आप इतना समय लोगे तो मैं क्या करूंगा, अपने बाप दादों की क्या अस्थियां उस गड्ढे पे गाड़ूंगा। वो यही बता रहा है। जो 7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आजकल करके ये अधिकारी ये कार्य को, मतलब उसका जो केस फाइल है, उसके जो उसका केस नंबर है, उसका केस फाइल को वो क्या कर रहे हैं, आजकल करके क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, चपरासी अपने हथियार लिए हुए, आंखों में क्रोध लेकर बूढ़ा आदमी के पास आया। उसने हथियारों की पूरी चोट के साथ कहा, चल उठ। जो जो उसके वहां पे एक टूल में एक चपरासी बैठा हुआ था, वो चपरासी क्या किया, गुस्सा से अपने हथियार को लेकर आया और गुस्सा से आंख दिखाकर बूढ़ा आदमी को बोल रहा है, चल यहां से तू उठ, उठ यहां से, और उसे डराने लगा। उसके बाद आगे क्या हो रहा है दोस्तों देखेंगे। बूढ़ा आदमी ने कहा वो स्वयं यहां से नहीं उठेगा। बूढ़ा आदमी ने कहा स्वयं यहाँ का बादशाह है। बूढ़ा आदमी को लाज शर्म नहीं है। जो बूढ़ा आदमी है वो क्या कर रहा है, वो किसी से डर ही नहीं रहा है। चाहे वो चपरासी जितना भी डराने की कोशिश कर रहा है हथियारों के द्वारा, वो बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है दोस्तों, डर नहीं रहा है। बूढ़ा आदमी ये बोल रहा है, जो बूढ़ा आदमी स्वयं यहाँ का क्या है, बादशाह है। वो बूढ़ा आदमी को क्या है, नहीं है शर्म लिहाज कुछ नहीं है। वो बेझिझक डट कर पूरा एकदम मुंह में चपरासी को बोल रहा है और उसको कोई डर भय नहीं है। बूढ़ा आदमी ने बताया, मैं पुलिस के सामने नंगा हो जाऊंगा और कहूंगा कि निकालो मेरी बादशाही। बूढ़ा आदमी ने अपने दुख भरी जीवन को दर्शाया है। ये मेरे भाई की बीबी है जो अभी विधवा है। उस भाई को पाकिस्तान में टांगों से पकड़कर चीर दिया गया है। उसके बाद जो बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है, बूढ़ा आदमी ये बोल रहा है, जो मैं पुलिस के सामने नंगा हो जाऊंगा और मैं उसके सामने ये बताऊंगा, जो मेरी तुम बादशाही निकालो। और बूढ़ा आदमी अपने दुख से, अपने दुख भरी बातों से वो बता रहा है, जो ये मेरी विधवा भाभी है और ये उसकी बेटी है और ये उसका एक बेटा है। और इसके जो पति, जो बूढ़ा आदमी का जो भाई, उसे पाकिस्तान में 2 टांगों से पकड़कर चीर दिया गया, फाड़ दिया गया। और जो उसकी विधवा भाभी की जो बेटी, उसकी जो बड़ी बहन, जो उसकी विधवा भाभी की जो बड़ी बड़ी बेटी, वो कुंवारी है, लेकिन वो अभी भी कहां पर है, वो पाकिस्तान में है। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे, ये मेरे भाई की लड़की है जो अब ब्याहने लायक हो गई है। इनकी बड़ी कुंवारी बहन आज भी पाकिस्तान में है। आज मैंने इन सबको बादशाही दे दी है। जो बूढ़ा आदमी बोल रहा है, ये मेरी भाभी हैं, उनकी ये बेटी है, ये शादी होने की इसकी ये लायक हो चुकी है। और इसकी बड़ी बहन वो आज भी पाकिस्तान में है। और मैंने ये सबको अपनी बादशाही दे दी है। चपरासी ने अपने टूटे हुए बूट की एक ठोकर दी। स्त्री और लड़की सहम कर वहां से हट गई। जो चपरासी, उसने क्या किया, अपना टूटी हुई बूट से उसने, अपने टूटी हुई जूतों से उसने एक ठोकर मारी बूढ़े आदमी को। और जो उसकी जो विधवा भाभी और जो लड़की, वो क्या की, सहम कर वहां से थोड़ा हट गए, डर गए। उसके बाद बूढ़ा आदमी ने बताया, साधारण मनुष्य की हड्डियां चूसते हो। बूढ़ा का दफ्तर में नाम जो फाइलों में दर्ज है। बूढ़ा आदमी ये बता रहा है, जो तुम साधारण मनुष्य, साधारण जनता की तुम जो हड्डियां चूसते हो। और जो बूढ़ा आदमी का जो दफ्तर में जो फाइल था, वो फाइल का केस नंबर क्या है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, 1226/7। ये एक
केस का नंबर है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, बूढ़ा आदमी अपने जीवन में संघर्षपूर्ण कार्य को व्यतीत करता है। सरकारी दफ्तर में कार्य की देरी के कारण बूढ़ा आदमी ने बताया, आधा पैर सरकारी दफ्तर में आधा कफन। जो सरकारी कार्य में उसका जो फाइलें आज से कल, कल से परसों, ऐसे ही रोज रोज टल रहा था। तो इसी से वो गुस्सा होकर, परेशान होकर बूढ़ा आदमी क्या बोल रहा है, सरकारी दफ्तर में आधा पैर है और आधा पैर किस पे है, कफन में है। कमिश्नर साहब ने घंटी बजाई, फाइलों हिली, बाबुओं का बुलाहट हुई और आधे घंटे के बाद बूढ़ा आदमी मुस्कुराता हुआ बाहर आया। तो बूढ़ा आदमी ने ये सभी बातें कमिश्नर साहब को बताया। कमिश्नर साहब ये बातें सुनकर तुरंत उन्होंने घंटी बजाई और सभी बाबुओं को बुलाया गया और बूढ़े आदमी के जो फाइल वगैरह कमिश्नर साहब के पास आया और कमिश्नर साहब ने आधे घंटे में सब फाइलों में दस्तखत उन्होंने कर दिया। और ये जो बूढ़ा आदमी मुस्कुराता हुआ खुशी से कमिश्नर साहब के दफ्तर से बाहर निकल कर आया। और बूढ़ा आदमी का कथन है, अपने आंखों से देखने से कुछ नहीं होगा, अपने हक के लिए स्वयं आवाज उठाना चाहिए। बूढ़ा आदमी बोल रहा है, अपने आंखों से देखने से कुछ नहीं होगा, अपने हक के लिए स्वयं हमें खुद के लिए अपने आवाज उठाना चाहिए, नहीं तो जीवन भर सिर झुकाए खड़े रहो, अपने मुंह से आवाज निकालो, इन लोगों का कान फाड़ दो। बूढ़ा आदमी बोल रहा है, जो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पहली अपने हक के लिए आवाज उठाओ और उसके लिए लड़ो, चाहे तुम्हें जो डराने का कोशिश करे, धमकाने का कोशिश करे, तुम डरो मत, किसी से बेझिझक अपनी बातें रखो, किसी को रिश्वत मत दो, तुम जरूर अपने मुकाम में कामयाब होगे, नहीं तो सारे जीवन सर झुकाए, सर को लटकाए झुके रहो और लोगों का क्या करते रहो, चापलूसी करते रहो। तो पहली उसने क्या बताया, अपने लिए आवाज उठाओ, अपने हक के लिए लड़ो और ये सभी को चिल्ला चिल्ला कर उन सभी का कान को फाड़ दो। तो दोस्तों हमने मोहन राकेश की कहानी परमात्मा का कुत्ता को, इस विषय को हमने पूरा देखा और इस विषय में हमने यह सीखा, जो हमें अपने जीवन में कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं है, डरना नहीं है, अपने आवाज को बुलंद करना है, अपने हक के लिए लड़ना है। चाहे हमें जो भी जितना डराने का कोशिश करे, हमें डरना नहीं है, दबना नहीं है, हमें किसी को रिश्वत नहीं देना है और हमें चिल्लाना है, लड़ना है और चिल्लाकर उन सभी का जो रिश्वत खोरों के कान को हमें फाड़ देना है। उसके बाद अंत में दोस्तों इस विषय से संबंधित इस पूरे विषय में हम छोटी सी निष्कर्ष, छोटी सी सारांश को देख लेते हैं। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य है कि जीवन में हमें हारना नहीं चाहिए, अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहिए। एक साधारण बूढ़ा आदमी अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अपने कार्य को पूर्ण किया। तो इसमें मोहन राकेश जी ने क्या बताते हैं दोस्तों, हमें अपने जीवन में कभी डरना नहीं है, हमें अपने हक के लिए आवाज उठाना है और उसके लिए लड़ना है। एक साधारण बूढ़ा आदमी अपने जीवन में, पूरे जीवन में वो संघर्ष करते हुए अपने काम को, अपने कार्य को उसने पूरा किया और वो अंत में वो जीता। हमें सिर झुकाकर खड़ा नहीं होना चाहिए, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना चाहिए। हमें अपने सिर को किसी के सामने झुकाना नहीं है, हमें अपने हक के लिए अपने आवाज को उठाना है और ना कभी हमें किसी के सामने सिफारिश, ना किसी को रिश्वत देना है, ना किसी के सामने दबाव महसूस करना है। हमें स्वतंत्रोत्तर भारत की नई दिशा और बदलती हुई जिंदगी की यथार्थता के साथ संघर्ष करने के लिए मोहन राकेश जी ने परमात्मा का कुत्ता की सृष्टि की है। इसमें मोहन राकेश जी बताते हैं, जो स्वतंत्रता जो भारत
को एक नया दिशा दिखाने के लिए मोहन राकेश जी इस जिंदगी को के यथार्थ को संघर्ष को बताते हैं, जो हमें जीवन में कभी किसी के सामने झुकना नहीं है, क्योंकि हमारा देश उस समय क्या है, आजाद हो चुका था और हम आगे अपने जीवन में अपने लिए जीवन को जीना है और खुलकर जीवन को जीना है। हमें किसी के सामने झुकना नहीं है, डरना नहीं है, किसी को रिश्वत नहीं देना है और सर झुकाकर हमें जी हजूरी नहीं करना है, ना किसी का चापलूसी करना है। हमें अपने हक के लिए लड़ना है और हमें जीतना है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मोहन राकेश की कहानी परमात्मा का कुत्ता को अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी और आपने इस विषय को अच्छी से समझी होगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस विषय को समाप्त करता हूं। आप मुझे कमेंट के माध्यम से इस विषय के संबंधित कुछ सजेशन यदि आपको लगेगा, जो कुछ सजेशन आप देना चाहोगे, तो आप सजेशन कमेंट के माध्यम से दे सकते हो और आप हमें प्रोत्साहित करते रहिए, हमें एनकरेज करते रहिए। मैं ऐसे ही आगे अच्छी अच्छी हिंदी की विषय लाता रहूं और हम इस विषय के संबंधित सीखकर अपने जीवन में आगे अपने जीवन में लगाएं और हम कामयाब हों और संघर्ष करते हुए अपने जीवन में हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचे और कामयाब हों। तो दोस्तों आपको यदि इस विषय को समझ में आई होगी, आप हमारी चैनल हिंदी ज्ञान को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप की लिंक दे दी है, आप उस लिंक में जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा और मैं आपको सबसे पहली जो हिंदी की जो मैं वीडियो बनाता हूं वो वीडियो को मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपने विषय को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।